Hello everyone, welcome to Shriram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where we cover daily current affairs for you on this platform. So as always, we'll be having a look over today's important articles, that is of 15th of March. So yesterday we had a discussion over some of the articles and I gave you homework regarding the questions that were previous year. So जो भी पिछले साल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो यूपीएससी ने पूछे हैं लास्ट ईयर, लास्ट 10 ईयर्स में, जैसे भी क्वेश्चंस जो आपका अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसी से ही लिंक करते हुए क्वेश्चंस होते हैं कुछ तो उनके आंसर्स जो है आई एक्सपेक्ट कि आप सब दिया करोगे इन दी कमेंट सेक्शन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप चीज़ों को एनालाइज कर पाओ, स्टेटमेंट्स को समझ पाओ और जो आपकी प्रिपरेशन है वो एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में चले। तो ये सेशन जो है इट इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव एंड एन इंटीग्रेटेड अप्रोच इंक्लूडिंग प्रीलिम्स, मेंस, क्योंकि एक मेंस का होमवर्क भी मिलता है किसी भी आर्टिकल मेंस के लिए। क्वेश्चन एवरीडे आई यूज टू गिव यू, और क्वेश्चन लिखा करो, मैं होमवर्क दे दूं आप लिखो नहीं तो कोई फायदा नहीं है, राइट? सो मेक श्योर दैट यू आर कंसिस्टेंट एंड यू आर ट्रू टू योर सेल्फ। और ये जो सेशन है इसमें आपको मेंस फॉर्डर जो है, मेंस एनरिच कंटेंट, वो भी मिल जाता है। प्रीलिम्स से एसोसिएटेड टॉपिक्स भी कर लेते हैं, साथ ही साथ आपका जो सेशन है दैट इंक्लूड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो। सो एक कंबाइंड अप्रोच रहती है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रही हूँ वो है पहले तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बात कर रहा है रिगार्डिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास और इस एक्ट से जो अथॉरिटी दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड वो है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। तो क्वेश्चन कल को ऐसे भी बन सकता है, आपको पता होना चाहिए किस एक्ट से कौन सी बोर्ड, कौन सा कमीशन, कौन सी एजेंसी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूट हुई है तो दैट कम्स अंडर दैट एक्ट, राइट? तो ये जो अथॉरिटी है दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड अंडर द सेक्शन 3 सब क्लॉज 3 ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसका काम क्या है? टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री। सो दैट इज वाई दिस अथॉरिटी इज देयर अंडर दिस एक्ट। आंसर इज सी। सो बहुत ही 2022 में सवाल था, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछती है। अगला एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन था। 3 स्टेटमेंट्स थी और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, राइट? तो यहां पर आप क्वेश्चन को समझो कि वो पहले तो आपको मेंबर कंट्रीज पूछ रहे हैं, दूसरा वो पूछ रहे हैं कि आप बता दो कि इंडिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर है या नहीं इन AIIB, तीसरा AIIB डज नॉट हैव मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया। तो मतलब यहाँ पर अगर मुझे ये पता हो कि चलो ठीक है AIIB डज नॉट हैव मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो यू कैन हैव अ लुक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कतर, कनाडा, दे ऑल आर दी नॉन रीजनल मेंबर्स। तो स्टेटमेंट 3 तो करेक्ट हो ही गई नहीं। तो अगर स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है फिर एलिमिनेट कर दो, और एलिमिनेट करने से आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, जो कि कहता है कि इस बैंक में, इन्वेस्टमेंट बैंक हैज मोर देन 80 मेंबर नेशंस। दैट इज ट्रू, लेकिन किसी को इसमें डाउट हो सकता है कि एशिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर है या नहीं, किसी को इसमें डाउट होगा। वो डाउट जो है, आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर ये स्टेटमेंट पता होगी ना तो आप इजीली क्वेश्चन लेके जा सकते हो। इंडिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर नहीं है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। अगला मैंने आपको एक सवाल दिया था लेक से। हम लोग यूजुअली सोचते हैं कि लेक्स जो हैं वो इंडिया स्पेसिफिक कर लेनी चाहिए, सिर्फ मोर देन एनफ नहीं। यूपीएससी आउटसाइड अगर आप रिवर्स और लेक्स की बात करते हैं तो इंडिया के साथ साथ आपको जो फेमस वर्ड की रिवर्स और लेक्स हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ एडेड है वो मालूम होना चाहिए। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट। तो कौन सी वो स्टेट है, लेक है वेस्ट अफ्रीका की दैट हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट? यू कैन सी हेयर इन माली, अल्जीरिया के पास लेक फेग्यूबेन। तो ऑप्शन ए जो बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर किसी ने मैप में माली देखना हो तो ये रहा। कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज जो हैं वो आपको बताना है इन दी कमेंट सेक्शन। तो अगर आपने मैप देखा है तो आपने आसपास की बॉर्डरिंग एरियाज भी देखे होंगे, नहीं देखे तो मेक अ प्रैक्टिस कि ये सब भी आप साथ साथ कवर करो।
अगला बता देती हूँ। अगला है दो स्टेटमेंट्स थी, जीका वायरस से एसोसिएटेड थी। अगर आपको पता हो, आपने डेंगू के बारे में अगर कवर किया होता अच्छे से, वो सेशन मैंने लिया है। सो इन द ट्रॉपिकल रीजन जीका वायरस डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट्स डेंगू। बिल्कुल सही है। अगर मैंने डेंगू के बारे में पढ़ाया था तो उस मॉस्किटो का बताया था कि जीका वायरस से भी, मतलब दिस मॉस्किटो इज ऑल्सो कॉजेज जीका वायरस। तो यहाँ पर ना उस मॉस्किटो का नाम, उस स्पीशीज का नाम आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, यहाँ कौन से मॉस्किटो की बात करी जा रही है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट कहता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस डिसीज इज पॉसिबल। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट थी एंड आंसर इज सी। ओके, फिर हमने हाई सीज के बारे में पढ़ा था, तो हमने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी पढ़ा था। हमने अगर आपने देखा हो जो नॉटिकल माइल्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ तक रहता है और टेरिटोरियल सी की लिमिट क्या है, वो सब कवर करा था। तो उसके बेसिस पे अगर आप ये इन्फॉर्मेशन देखो कि कोस्टल स्टेट हैज अ राइट टू एस्टैब्लिश द ब्रेड्थ ऑफ इट्स टेरिटोरियल सी अप टू अ लिमिट ऑफ नॉट एक्सीडिंग 12 नॉटिकल माइल्स। बिल्कुल सही है, 12 नॉटिकल माइल्स तक ही तो था, मेजर्ड फ्रॉम द बेस लाइन। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। टेरिटोरियल सी की बात यहीं तक होती है। शिप्स ऑफ ऑल स्टेट्स वेदर कोस्टल और लैंडलॉक्ड एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज थ्रू द टेरिटोरियल सी। बिल्कुल सही बात है। टेरिटोरियल सी जो है उसमें ये राइट्स आपको मिलते हैं। दे एंजॉय दीज राइट्स, एब्सोल्युटली राइट। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की हमने बात करी थी, इट शैल नॉट एक्सीड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। बिल्कुल सही है। फ्रॉम द बेस लाइन, ये भी सही है। हमने एक पिक्चर के थ्रू इसको कवर किया था। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आपकी करेक्ट है। अगर आप इन सेशंस के साथ रेगुलर हो तो ये स्टेटमेंट्स आप बहुत आसानी से, क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जो है दैट इज रिगार्डिंग इन अकॉर्डेंस विद पॉलिटी से लिंक करता हुआ है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि a bill that is for amending the constitution requires a prior recommendation of the president of India। मतलब मैं आगे कैसे बढ़ूं जब I know that first statement is wrong। The bill does not require the prior recommendation of president of India when that bill is for amending the constitution। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई। 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो फिर एलिमिनेशन लगाओ, सेकंड एंड थर्ड से आंसर आ गया है। दोनों स्टेटमेंट्स बाकी करेक्ट है कि जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट होता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज और हर assent। Constitution amendment bill must be passed by both Lok Sabha and Rajya Sabha by a special majority, and then there is no provision for joint sitting also। That is also true। So second और third statement true है। first statement वही elimination method से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर आई होप आप समझ पा रहे हो प्रीवियस ईयर पेपर्स में कितनी इंफॉर्मेशन से आप पूरा क्वेश्चन जो है लेकर जा सकते हो। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं, मैं आपको एक ओवरव्यू बता देती हूँ आज के सेशन में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एक्सरसाइज दैट इज बोल्ड कुरुक्षेत्र, जो आपके प्रीलिम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। डायरेक्ट प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बनता है। फिर उसके बाद आई टॉक अबाउट अ टाइगर रिजर्व दैट इज पेंच टाइगर रिजर्व, जो आप जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हो और प्रीलिम से फिर क्वेश्चन बनता है। थर्ड इज यू विल बी टॉकिंग अबाउट अ लॉन्च दैट नीति आयोग हैज डन, दैट इज अटल सारथी, ATL सारथी। दैट अब वो क्या है, आपके जीएस पेपर 2 से लिंक करता है। हम यहाँ पर अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में भी अच्छे से जानेंगे। आज ये मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज देयर इज अ लिस्ट दैट आई गेव यू, आज वो लिस्ट नहीं है, नो प्रॉब्लम। बट आई होप कि ये जो ऑब्वियसली पूरे सेशन में यही सब कवर करना है, तो एक बार जस्ट एक ओवरव्यू है वो सुन लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए कि आज करना क्या है। तो फिर उसके बाद हॉर्टिकल्चर मिशन जो है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, उस मिशन के बारे में जानेंगे। जीएस पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो। देन आई विल टॉक अबाउट अ रिपोर्ट दैट इज ऑफ स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। दे रिसेंटली रिलीज्ड अ रिपोर्ट। वो रिपोर्ट क्या कहती है और इस इंस्टीट्यूट के बारे में भी विल हैव अ लुक ओवर इट। फिर 2023 marks the 30th anniversary of 73rd and 74th amendment to the Indian Constitution। तो ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे, चैलेंजेस पढ़ेंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, एक मेंस का क्वेश्चन दूंगी जो आप लोग सॉल्व करोगे। फिर हम फॉरेस्ट राइट एक्ट्स के बारे में भी जानेंगे जो आपके जीएस पेपर 2, पेपर 3 से जो है रेलिवेंट है। तो आई थिंक एक ओवरव्यू आपको मिल गया है कि हम आज क्या करने वाले हैं। लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो विदाउट टेकिंग एनी टाइम आई थिंक सेशन स्टार्ट करते हैं फिर सिंपली। चलिए, रिसेंटली
अच्छा, सवाल बस इतना सीधा सवाल पे ध्यान देंगे। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये एक्सरसाइज कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है? एक है इंडिया, इंडियन आर्मी, एंड द अदर वन इज सिंगापुर। सिंगापुर आर्मी एंड इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज। कहाँ पर हुई? जोधपुर मिलिट्री स्टेशन. So these are the points that you have to remember. This exercise is a bilateral military exercise between Indian Army and Singapore Army held in Jodhpur, and it was the 13th edition. तो ये भी याद में रखना, इस बार basically it is going to happen for the first time in this exercise series that both the armies will participate in the command post exercise, जिसमें it involves the battalion and brigade level planning elements, computer war gaming. तो ये सब भी जो है hosted by Indian Army soldiers जो है इसमें involved होंगे. तो obviously यहाँ पर एक्सरसाइज का पर्पस क्या है? एक्सरसाइज का पर्पस है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैकेनाइज्ड वॉरफेयर इन द एमर्जिंग थ्रेट्स, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज को समझना, डेवलपिंग इंटरऑपरेबिलिटी थ्रू द कंप्यूटर सिमुलेशन बेस्ड वॉर गेम्स. तो ये सब जो है ये एक्सरसाइज का एजेंडा है. फर्स्ट टाइम कब हुई थी? 2005 के अंदर. एंड दिस एक्सरसाइज डेफिनेटली दो कंट्रीज के बीच में आपके जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं. यू एनहांस कॉपरेशन बिटवीन द टू आर्मीज. तो ये एक्सरसाइज है. प्रीलिम से सवाल आएगा, आप उसको सॉल्व कर लोगे, ये मैं गारंटी दे रही हूँ. ओके, एक क्वेश्चन है, बताना क्या आंसर होगा. सर्टेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2022 में यूपीएससी ने पूछा कि सर्टेन स्पीशीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल नोन एज कल्टिवेटर्स ऑफ फंगी एंड कॉकरोच, क्रैब, स्पाइडर. तो मतलब ऐसा क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ सकती है. यूपीएससी कुछ भी पूछ सकती है. स्टेटमेंट्स देखो कैसे हैं, जो अनएक्सपेक्टेड जो है ना वो यहाँ पर है. लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से एनालाइज कर रहे हो ना तो हाफ ऑफ द गेम क्लियर हो जाती है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. व्हेनेवर आई एम कवरिंग करंट अफेयर्स, वेदर आई एम कवरिंग स्टैटिक, मैटर नहीं करता. लेकिन जो पढ़ रहे हो दैट विल क्लिक ऑन द स्पॉट. ओके, दिस इज रेलिवेंट, दिस माइट बी आस्क्ड. क्यों? क्योंकि यू हैव टेकन एन एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो मेक श्योर दैट यू हैव एन हैबिट कि प्रिपेयर करने से, स्टार्ट करने से पहले, इन वाइल प्रिपेयरिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे नज़र डालते रहो. और सिर्फ ऐसे देख के पास आउट नहीं करना, एनालाइज करना है. चार स्टेटमेंट्स कैसे फ्रेम हो रही हैं, आंसर पे कैसे अप्रोच करते हो, राइट. सो दिस मस्ट बी एन हैबिट जो आपको इनकलकेट करनी चाहिए. बाकी तो आप अपनी मर्जी के मालिक हो. एज मैनी एज 129 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज वर रिकॉर्डेड. कहाँ पर? ड्यूरिंग अ सर्वे एट पेंच टाइगर रिजर्व इन द महाराष्ट्र नागपुर डिस्ट्रिक्ट. तो मतलब हमारे लिए इस टाइगर रिजर्व के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है. महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे ये लगता है टाइगर रिजर्व. ये टाइगर रिजर्व ना बेसिकली इट इज लोकेटेड इन दी सतपुरा हिल्स, सर्दर्न रीच ऑफ सतपुरा हिल्स. एंड इन मध्य प्रदेश में भी यू विल सी सिनोई और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में. और फिर इट कॉन्टिन्यूज इन दी नागपुर डिस्ट्रिक्ट एज अ सेपरेट सेंचुरी, राइट. तो ये भी है. और ये अगर आप ये देखोगे तो बॉर्डर पे है बिल्कुल. कल हमने संजय डुबरी के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, टाइगर रिजर्व, जो बताया था कि इट एक्ट्स एज अ कॉरिडोर, राइट, यू कैन सी बिटवीन बांधवगढ़ एंड पलामाऊ. तो ये सब आपको पता होना चाहिए. फिर उसके बाद रिवर कोई एसोसिएटेड है इससे? बिल्कुल. पेंच रिवर डिवाइड्स द रिजर्व इनटू 2 हाफ्स. तो ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट में है. ये नाम जो है ना इस टाइगर रिजर्व का वो इसकी रिवर की वजह से ही आया है. यहाँ पर टाइगर, लेपर्ड, स्लोथ बियर, वाइल्ड डॉग, वॉल्फ, ये सब आपको स्पीशीज देखने को मिलेंगी. और यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट, सर्दर्न ड्राई ब्रॉड लीफ टीक फॉरेस्ट जो है इट इज़ अ मिक्सचर, और ये यहाँ पर एज अ फ्लोरा आपको देखने को मिलेगा. डेसिडियस फॉरेस्ट, ज्योग्राफी पढ़िए तो बहुत ईजी होगा. व्हाट आर डेसिडियस फॉरेस्ट? वो फॉरेस्ट, वो बायोम दैट इज डोमिनेटेड बाय डेसिडियस ट्रीज विच लॉस्ट देयर लीव्स सीजनली. मतलब ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट होते हैं और basically they lost their leaves in the dry season और फिर वो वापस से रीग्रो करते हैं in the rainy season. So earth has a temperate deciduous forest, tropical and subtropical deciduous forest also known as dry forest. आपके लिए एक होमवर्क है. Can you tell me मैप में खुद से जाकर देखना और कुछ स्टेट्स के नाम बताना जहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट जो है काफ़ी देखने को मिलते हैं. वो रेंज जो है डेसिडियस फॉरेस्ट की वहाँ पर बहुत देखने को मिलती है. अगर आपने अच्छे से ये सेशन लिया है और ज्योग्राफी कवर करी है अच्छे से, जहाँ पर आपने वेजिटेशन के बारे में जाना हो, एवरग्रीन, डेसिडियस, तो ये it is very very easy, super easy. Deciduous forests are home to trees like oak, beech, maple, right. So and tropical and subtropical forests also have teak trees, palm trees, bamboo,
तो ये सब जो है इसके डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर ये ट्रीज आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, यूपीएससी ने 2021 में पूछा था, विद रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, मतलब लोकेशन पता होनी चाहिए आपको, आप जब भी कवर कर रहे हो ऐसे एनालाइज करना है क्वेश्चंस को। पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक्स एंड परफ्यूम, मतलब उसके एप्लीकेशंस जब भी कवर कर रहे हो तो वो मालूम होने चाहिए। पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल, मतलब उसका एप्लीकेशन ही हो गया। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट्स और लोकेशन आती है। 3 स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है करेक्ट कौन सा होगा, तो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। नीति आयोग ने जीएस पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो, रिसेंटली लॉन्च किया ATL अटल टिंकरिंग लैब सारथी। बेसिकली इट इज अ फ्रेमवर्क टू स्ट्रेंथन द ग्रोइंग इकोसिस्टम ऑफ अटल टिंकरिंग लैब्स। अटल टिंकरिंग लैब्स क्या है, अटल इनोवेशन मिशन क्या है, वो पता होना चाहिए। तो वो पता अभी चल जाएगा, उससे पहले एक बार ये देख लो कि ये क्या है। दिस फ्रेमवर्क ATL अटल सारथी इज टू एनेबल दीज लैब्स, जो अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई हैं, टू बी मोर एफिशिएंट, टू बी मोर इफेक्टिव। तो क्या है अटल टिंकरिंग लैब्स, आई गिव मी अ मिनट, वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले इस इनिशिएटिव के बारे में डिस्कस करें तो 4 पिलर्स हैं। आप किसी को भी चाहते हो वो और ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव हो, तो कैसे हो? देयर आर 4 पिलर्स फॉर ensuring the performance of these labs, checking regular improvements there. There will be a dashboard, a self-reporting dashboard. There will be compliance SOPs basically for schools to ensure financial and non-financial compliance. And there are different other approach also, cluster based approach, performance enabled metrics, जहाँ पर आप local authorities के साथ collaborate करोगे on ground enablement of these Atal tinkering labs. You will have there are basically pillars that goes for providing ownership to the schools to analyze their performance. ये हम क्यों कर रहे हैं, क्या है अटल टिंकरिंग लैब्स, अब उनको और ज़्यादा इफेक्टिव और स्ट्रेंथन, क्या मतलब व्हाट आर दीज जिनको आप और ज़्यादा इफेक्टिव और स्ट्रेंथन करना चाह रहे हो बाय दिस फ्रेमवर्क, उसको जानते हैं। अटल इनोवेशन मिशन ना गवर्नमेंट ने 2016 में लॉन्च किया था। इनोवेशन जो आता है ना कि एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर कंट्री में लाने के लिए, इनोवेशन का कल्चर लाने के लिए, राइट फ्रॉम द स्कूल्स बच्चे जो है उनका वो इनोवेटिव माइंडसेट हो, उसको प्रमोट करना। देन द प्लेटफॉर्म प्रोवाइड फॉर द कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज विद वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑल्सो, सो इट एक्ट्स एज एन अम्ब्रेला स्ट्रक्चर एनकम्पासिंग द एंटायर इनोवेशन इकोसिस्टम इन द कंट्री। जहाँ पर जब आप स्कूल लेवल से आपके इनोवेटिव माइंडसेट होगा तो आगे जाके वो होता है ना, यू विल नॉट बी अ जॉब सीकर, यू विल बी अ जॉब प्रोवाइडर। तो वो पर्पस है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नीति आयोग। अब अटल इनोवेशन मिशन के अंदर आती हैं अटल टिंकरिंग लैब्स, जहां पर इट इज एन इनिशिएटिव टू क्रिएट इनोवेटिव माइंडसेट्स इन स्कूल्स। तो वहां आपने लाई अटल टिंकरिंग लैब्स। Under this initiative, children as young as 12 years of age, they can gain access to the technological innovation. Schools में tools और equipments के through science, technology, engineering, mathematics के concepts पढ़ाए जाएंगे। Financial aid दी जाती है to the school, that is 20 lakh, and this also includes one-time establishment cost 10 lakh की and an operational cost of 10 lakh over a period of 5 years. तो ये है अटल टिंकरिंग लैब्स। अब इसी को और ज़्यादा इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए अटल सारथी फ्रेमवर्क जो है वो लाया गया, ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके और आप अपने आप को एनालाइज कर पाओ कि आपकी परफॉर्मेंस कहाँ जा रही है, जैसे आप लोग करते हो, आई होप करते हो अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बेस्ड एक क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो तो हमने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में कवर किया था, जहां पर अब क्रिप्टो करेंसी को एक्सपैंड करा और मतलब उस एक्ट को एक्सपैंड करते हुए वर्चुअल एसेट्स को भी उसके एम्बिट के अंदर लाया गया, राइट। मैंने इसके बारे में अच्छे से आपको समझाया है, जिन्होंने नहीं वो वीडियो देखी यू कैन हैव अ लुक ओवर इट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आते हैं। सवाल आया 2020 में 3 स्टेटमेंट्स। क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? इट इज अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल्स। द स्ट्रक्चर एंड द डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डेटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। समझना लाइंस को। Applications that depend on the basic features of blockchain can be developed without anybody's permission. तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। Try to solve this question and answer in the comment box. अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक मिशन की, जो कि है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ
हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर आई थिंक एवरीबडी नोज क्या है, होता है हॉर्टिकल्चर। जिन्हें नहीं पता है एक छोटा सा रेफरेंस दे देते हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर बेसिकली कैरेक्टराइज एज द वेरी हाई वैल्यू क्रॉप्स होती है, हाई प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ एरिया एंड लो रिक्वायरमेंट ऑफ इरिगेशन एंड इनपुट कॉस्ट। These are the horticulture crops. Horticulture crops के बारे में अब ये मिशन आया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जहां पर क्या हुआ है, लेट्स हैव अ लुक। पहले इस मिशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये एक स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंटर का रेशो और एक मतलब सेंटर 60%, स्टेट 40% देता है, और अगर कंट्रीब्यूशन नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स में जो फंडिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट्स 90% देयर। एजेंडा क्या है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की होलिस्टिक ग्रोथ, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बैम्बू, कैश्यू, कोकोनट, मशरूम, स्पाइसेस, फ्लावर्स, एरोमेटिक प्लांट्स, इनकी बात हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन पता चल गया, क्योंकि स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो स्पॉन्सर्ड में यही होता है। इसमें कुछ सब स्कीम्स भी हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन हो गया, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड हो गया, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स। अब ना रिसेंटली न्यूज में भी इसलिए है क्योंकि ये मिशन के अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, दे हैव अप्रूव्ड 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर दीज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। फर्स्ट इज फॉर ड्रैगन फ्रूट इन बैंगलोर, second is for mango and vegetables in Jaipur, Odisha, and third is for vegetables and flowers in South Goa. अब ड्रैगन फ्रूट की बात आ गई है तो ये देखो, ऐसा देखा है, दिस इज अ ड्रैगन फ्रूट दैट हैज इट्स ओरिजिन इन साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको में, राइट। ये सारी ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल में यू कैन ग्रो इट, और इसको पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, और इट इज़ वाइडली कल्टिवेटेड इन कैरिबियन आइलैंड, यूएसए, इंडिया, मतलब थ्रू आउट द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो एरिया है, ड्रैगन फ्रूट वहाँ पर लाया जा सकता है, मतलब उसको ग्रो किया जा सकता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ ड्रैगन फ्रूट वो है वियतनाम, वेयर द प्लांट हैज ब्रॉट बाय द फ्रेंच इन द 19th सेंचुरी। इंडिया में इस फ्रूट की कल्टीवेशन, कमलम फ्रूट की कल्टीवेशन जो है वो कर्नाटका, केरला, तमिल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, इन स्टेट्स में होती है, राइट। तो ये इन दिस एंडेवियर यहाँ पर देयर रोड मैप इज बीइंग प्रिपेयर्ड अंडर दिस मिशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ दिस क्रॉप, और यही मिशन के बारे में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में मैंने आपको बता भी दिया है। अब तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है उनको यूज किया जाएगा एज अ सोर्स ऑफ द प्लांटिंग मटेरियल, जहां पर फूड्स एंड वेजिटेबल सीडलिंग्स आर प्रोटेक्टेड फॉर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। बेसिकली दीज आर द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दैट विल बी यूज एज अ सोर्स, right, for fruits and vegetable seedlings for having a protected cultivation. It will serve as, you can say, training centers, demonstration centers. It will facilitate the transfer of technology there, right? तो ये है ये मिशन। इंडिया में हॉर्टिकल्चर की बात करें तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हॉर्टिकल्चर, और उत्तर प्रदेश वो स्टेट है दैट प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट शेयर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन इंडिया। तो ये अगर आपसे इंडिया स्पेसिफिक पूछ लिया जाए थोड़ा विद रिस्पेक्ट टू हॉर्टिकल्चर, तो वो भी अब आप बता सकते हो। क्वेश्चन आ गया है 2021 में, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। यूपीएससी ना ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती, दिस डे इज फॉर व्हाट, राइट। यूपीएससी थोड़ा सा अलग जाती है। 2 स्टेटमेंट्स रखी हैं। 21 फरवरी इज डिक्लेयर टू बी द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। दूसरी स्टेटमेंट भी है एक, द डिमांड दैट बांग्ला हैज टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस वाज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। अब बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मेक श्योर यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी दिस डे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब होता है और 4 ऑप्शंस दे दिए, थीम इसकी क्या है, 4 ऑप्शंस, ऐसे नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करते हैं। ओके, अब एक रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और इस रिपोर्ट को अच्छे से कवर करेंगे। दैट इज रिगार्डिंग स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है अबाउट द इंडियन आर्म्स इंपोर्ट। इस रिपोर्ट के हिसाब से द 5 लार्जेस्ट इंपोर्टर्स इन द वर्ल्ड फ्रॉम 2018 टू 2022 दैट इज इंडिया, सऊदी अरेबिया, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। प्लीज रिमेंबर ये रिपोर्ट में इंडिया सबसे पहले है। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर फॉर द 5 years इंडिया है। हम आत्मनिर्भर भारत के चलते इसको कम करना चाहते हैं, कम कर रहे हैं। स्टिल अभी देखो वी आर स्टिल एट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। और इसके बाद आपको ना 1-2 कंट्रीज और भी याद रख लेनी चाहिए इस रिपोर्ट में। इंडिया के बाद नेक्स्ट इज सऊदी अरेबिया,
then Qatar, then Australia, then China. तो इंडिया अकाउंट्स फॉर 11% शेयर ऑफ द टोटल आर्म्स इम्पोर्ट, रशिया अकाउंट्स फॉर 45%, रशिया अकाउंटेड फॉर 45% इज इंडियाज इम्पोर्ट. सबसे ज्यादा इंडिया जो इम्पोर्ट करता है वो है फ्रॉम रशिया. रशिया इज बेसिकली द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ आर्म्स टू इंडिया, ये आप याद में कर सकते हो. लेकिन उसका शेयर जो है अभी टोटल इंडियन इम्पोर्ट्स का वो धीरे धीरे, क्योंकि हम चाहते हैं कम हो, वही आत्मनिर्भर, तो उसके चलते, लेकिन स्टिल रशिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर. इंडिया वॉज द बिगेस्ट आर्म्स एक्सपोर्ट मार्केट टू अदर कंट्रीज, दैट इज रशिया, फ्रांस एंड इजराइल, एंड द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट टू साउथ कोरिया. तो मतलब रशिया से आता है, फ्रांस से इंपोर्ट करते हैं, इजराइल इजराइल से बहुत इंपोर्ट करते हैं. तो इन कंट्रीज के लिए इंडिया इज दी बिगेस्ट आर्म एक्सपोर्ट मार्केट. सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट टू साउथ कोरिया. US has the world's topmost military exporter in the past 5 years. फिर उसके बाद रशिया, फिर फ्रांस, फिर चाइना, राइट. तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. फ्रांस आर्म्स एक्सपोर्ट्स जम्प्ड 44% विद इंडिया रिसीविंग 30% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट. मतलब हम आपको एक वो बातें समझ आ जानी चाहिए कि सबसे ज़्यादा रशिया से इंपोर्ट करते हैं, फ्रांस से भी एक्सपोर्ट करते हैं, कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपोर्टर हम हैं, राइट, वर्ल्ड लार्जेस्ट. ये एक रिपोर्ट कहती है. वो जो रिपोर्ट है उसके बारे में आप मुझे बताओगे. वो रिपोर्ट तो मैंने आपको बता दी. इस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको जो जानकारी है वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना. दैट इज रिगार्डिंग सिप्री, ठीक है. तो जो अभी आपने देखा ना, दैट इज स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. इस इंस्टीट्यूट के बारे में जो भी आपको एक दो बातें पता है उसको कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर. 2023 marks the 30th anniversary of 73rd and 74th amendment to the constitution. तो इसके बारे में जाने तो मतलब बहुत ही अच्छी बात होगी. तो विदाउट टेकिंग एनी टाइम चलो देखते हैं. 73rd और 74th को पैरेलली कवर कर रही हूँ. 73rd अमेंडमेंट एक्ट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वर कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड. अमेंडमेंट एक्ट 1992 पूरा पढ़ना चाहिए. 74th Constitutional Amendment Act से urban local governments were constitutionalized under the regime of PM Narasimha Rao government. तो और ये came into force in 1993. 73rd Amendment Act से पार्ट 9 ऐड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, और यहाँ पार्ट 9A. प्रोविजंस जो है, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोविजंस फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243O, और इसमें फिर आगे 243P टू 243ZG, राइट. तो यहाँ पर ये पंचायत के लिए है, ये म्यूनिसिपैलिटीज और अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो उसके लिए है. 73rd से 11th शेड्यूल ऐड हुआ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और 74th से 12th शेड्यूल ऐड हुआ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड इट कंटेन्स 18 फंक्शनल आइटम्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज. इट कंटेन्स 29 फंक्शनल आइटम्स ऑफ पंचायत. प्रीलिम्स से क्वेश्चन बना, यू कैन टेक दैट. प्रीलिम्स में कैसे और क्वेश्चन भी बनते हैं. जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पंचायती राज और इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज को आपने पावर दी, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया, क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या मतलब जब आप डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हो फ्रॉम नेशनल लेवल, सेंटर लेवल टू स्टेट लेवल टू लोकल लेवल, सो डिसेंट्रलाइजेशन, डोंट यू थिंक इट हैज लेड टू ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस. और लोकल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट लोगों से जुड़े हुए हैं, राइट. लोकल गवर्नमेंट आर मोर अकाउंटेबल टू दी सिटीजन्स. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है. लोगों की डिमांड क्या है वो डायरेक्ट उनसे पता चलता है. एम्पावरमेंट करना लोकल कम्युनिटीज को, उसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है, डिसेंट्रलाइजेशन हैज गिवन मोर पावर टू दैट, टू द लोकल कम्युनिटीज, कि वो पार्टिसिपेट करें इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, राइट. ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन होता है इन द गवर्नेंस. प्रायोरिटीज जो है वो पता चलती हैं, स्पेसिफिक नीड्स पता चलते हैं. मार्जिनलाइज कम्युनिटीज जो है, दिस डिसेंट्रलाइजेशन हैज अलाउड फॉर देयर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सो ओवरऑल इंक्लूसिव पॉलिसीज बनती हैं, एंड इंटरेस्ट जो है सिटीजन्स के सबको यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है, राइट. लेकिन ऑब्वियसली चैलेंजेस भी हैं. क्या क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज, जिससे कि लीड्स टू डिस्पैरिटीज. फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर लूप होल्स भी है. मतलब मैनी ग्राम पंचायत दे लैक बिल्डिंग ऑफ देयर ओन एंड शेयर स्पेसेस, स्कूल्स, आंगनवाड़ीज, एंटिटीज, राइट. तो बहुत से चैलेंजेस अभी स्टिल जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. इसमें आप बिल्डिंग कैपेसिटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, साथ साथ आपको लॉज को रिवाइज करना रहे, प्रोसीजर्स और रेगुलेशंस जो है उनको रिवाइज करना रहे, दैट कॉन्स्ट्रेंट देयर फंक्शनिंग. तो ये सब आप लिख सकते हो व्हेन राइटिंग अ मेंस आंसर. क्वेश्चन यूपीएससी ने कैसे दिया था प्रीलिम्स में? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन फेडरलिज्म,
डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आपको आंसर बताना है। और यहाँ पर उन्होंने ये नहीं पूछा कौन से अमेंडमेंट से आया, उन्होंने ये पूछा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। और फिर उन्होंने एक मेंस का क्वेश्चन भी डाला 2022 के अंदर। ये क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रास रूट। बहुत अच्छे से अब आप इसका आंसर लिख सकते हो अगर आपने चैलेंजेस, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और साथ में अमेंडमेंट्स एक्ट को पढ़ लिया है, राइट। तो ये सेशन के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छे लगे हैं। इनका आंसर जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। साथ ही साथ ये सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर गेटिंग द फर्दर नोटिफिकेशंस। सो आई आरजू कक्कर signing off in this session. Will meet you tomorrow with other set of current affairs. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes. Best of luck.